जय हिंद दोस्त। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें करते हैं हम लोग इतिहास को कवर करते हैं। तो भाई साहब, इतिहास को हम लोग कवर करते करते इतिहास पे हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं। इतिहास को हमने जैन धर्म तक हमने कवर कर चुके थे। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, भैया डाउट है, तो उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले एक काम करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और सब्सक्राइब करने से क्या रहेगा, आपके पास वीडियो आती रहेगी। ओके, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने सब्सक्राइब कर दिया। भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके दोस्त, चलिए बात करते दोस्त, क्या करेंगे हम कि हम लोग कर रहे हैं इतिहास। तो इतिहास को कितना बेहतर किया जाए। जो हमारा टॉपिक होते हैं जैन धर्म, जैन धर्म को हम लोग कर चुके हैं। आप लोगों को पता ही होगा इतना अच्छे से टॉपिक करवाया, क्या उसमें कंटेंट था। आप लोगों ने जिसने वीडियो देखी होगी सब भाई जान चुके होंगे कितना अच्छा कंटेंट है। तो आप लोग अगर जिसने नहीं देखा तो इसको देख के आप लोग समझ जाएंगे कितना अच्छा कंटेंट है। और नहीं अगर और जानना है तो और जो पिछली वीडियो उनको देख लीजिए, और आगे जाके हम लोग और जानेंगे कि कितना अच्छा आपको कंटेंट मिल रहा है। तो कंटेंट के बारे में आप लोग निश्चिंत रहिए कि भैया आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा। कंटेंट आपको एक नंबर का मिलने वाला है। बस शर्त बस इतनी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं लगता भाई सब्सक्राइब और शेयर करने का। ओके, हमारा एक सब्सक्राइबर हमारी फैमिली का एक सदस्य जुड़ जाता है। जैसे कि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप हमारी फैमिली के किसके सदस्य हो गए। कौन सी फैमिली? रोजगार सारथी की फैमिली। ओके, तो चलिए मित्र, हम बात करेंगे किस पे बारे में। मित्र, हम बात करेंगे, एक टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं महाजनपद। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले महाजनपद के बारे में। अब बात आती है महाजनपद क्या है। ये टॉपिक बच्चों के समझ में नहीं आता है। बहुत से ऐसे बच्चे जिनके तो क्या कहेंगे, जिनको ये टॉपिक बहुत बार समझ में नहीं आता है, उनके ऊपर से निकल जाता है। क्या कहते हैं, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकल जाता है। तो आज हम इसको कैसे कवर करेंगे, ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है जिससे आपको ये टॉपिक कवर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसके बाद मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब की नहीं बोलूँगा, उम्मीद करूँगा आप लोग कर देंगे। ओके, किसी को कोई डाउट रहता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल रोजगार सारथी से जरूर जुड़िएगा ऑफिशियल। वहाँ से जाके अपने कोई भी डाउट होता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और कम्युनिटी पोस्ट मैं रोज़ अपलोड करता हूँ, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और अपने उत्तर जरूर दिया करें कम्युनिटी पोस्ट में। ओके, अब बात करते हैं हम लोग टॉपिक अपना कौन सा होगा। टॉपिक अपना महाजनपद। महाजनपद जहाँ क्या होते हैं, जहाँ हम बात करते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। यहाँ कितने जनपद रहेंगे भैया, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे 16 महाजनपद हैं, जिनमें से कुछ महाजनपद बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि बोले मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा है, सबसे समृद्ध महाजनपद रहा है। उसके बाद आएंगे हम लोग जानेंगे वज्जी और वल्लभ। वज्जी और वल्लभ कौन सी है, ये है गणतंत्र राज्य। अब गणतंत्र और राजतंत्र, कितने, 2 गणतंत्र रहे हैं और 14 राजतंत्र रहे हैं। अब यह बात आएगी 2 गणतंत्र और 14 राजतंत्र में मतलब क्या है। मतलब होता है कि जिन पे राजतंत्र का मतलब क्या है, जहाँ पे राजा का शासन चल रहा हो। कितने, जिनमें जिनमें कौन से 14 महाजनपद शामिल हो जाते हैं। अब बात करें तो उसके बाद जो बचे 2 महाजनपद कैसे हैं, तो हम कहेंगे बचे हुए 2 महाजनपद कौन से हैं, वो है आपके गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, ना वहाँ पे कोई राजा स्थापित नहीं है। जैसे अभी वर्तमान प्रणाली में क्या कहें, क्योंकि यहाँ पे कोई राजा स्थापित नहीं है। यहाँ पे आप लोग जब इलेक्शन में जब आप वोट डालते हैं तो आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि आपका नेतृत्व करता है। अन्य जैसे बात करें, अगर आप विधायक की बात करें तो विधायक आपके एरिया का होता है। और बात करें मुख्यमंत्री आपके ज़िले का, राज्य का होता है। ओके, तो राज्य के बाद जिला, उसके बाद तो ये सब चीज़ हो जाती है। उसके बाद आ जाए तो बड़े स्तर पर कौन आ जाए, फिर प्रधानमंत्री आ जाता है। प्रधानमंत्री विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। जब आप विधायक को एक प्रकार से जब आप विधायक को वोट देते हो ना, तो आप चुनाव किसको दे रहे हो, वोट वो आप दे रहे हो किसको, प्रधानमंत्री के लिए। ओके, जो वर्तमान में चुनाव होने वाले हैं उनके लिए, जो वर्तमान में चल भी रहे हैं, बहुत सी जगह चुनाव खत्म हो चुके हैं। बहरहाल हम वो बात नहीं करेंगे चुनाव की, वो अलग टॉपिक है अपना। उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में। यहाँ पे हम लोग मगध साम्राज्य की बात कर रहे हैं, तो मगध साम्राज्य की बात करते हैं। अब बात आती है मगध और महाजनपद। तो महाजनपद जो है उसके बारे में हम जानकारी कहाँ से मिलती है, महाजनपद शब्द या फिर महाजनपद के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले बात आती है महाजनपद हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, ये हम सिंधु घाटी सभ्यता के बात का काल रहा है। कौन सा महाजनपद, 16 महाजनपद रहे हैं। ये 16 महाजनपद सबसे बड़े महाजनपदों में से एक है। इनको मिला के पूरा एक
बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। ओके, कितना एरिया कवर करते हैं? बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। तो इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अगर जानकारी की बात करें तो दो जगह से, दो धर्म से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक तो जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की क्या है? अंगुत्तर निकाय। क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे? 16 महाजनपद के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर और दूसरा क्या रहेगा? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र किससे संबंधित है? हम बोलेंगे भैया भगवती सूत्र किससे संबंधित है? भगवती सूत्र आपका हो जाएगा जैन धर्म से, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ओके, तो ये थे अपने ओरली, मैंने आपको बता दिया क्या हम इसमें करने वाले हैं। और भी चीज़ें रहेंगी, जैसे कौन सा शासक आया, ये सब चीज़ें इसमें जानेंगे। ओके, तो आप लोग बढ़ते जाएंगे। अपना टॉपिक क्या है? महाजनपद। कौन से पद भैया? महाजनपद। महा का मतलब बहुत बड़े एरिया में फैले हुए जनपद, बहुत बड़े बड़े एरिया को कवर किया हुआ जनपद। गांव की भाषा में जनपद किसको बोलते हैं? जिले को बोलते हैं ना जनपद। तो ये जिले के प्रकार का एक एरिया, बहुत बड़ा एरिया। कितने हुए? ये 16 महाजनपद है। क्या पढ़ेंगे हम? 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। अब यह बात आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जानकारी। तो एक बात आती है, जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? क्योंकि भैया किसी न किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं से मिलती है ना। तो जो 16 महाजनपद हैं, तो उनके बारे में हमें जो जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये हमें दो धर्मों से प्राप्त होती है। दो धर्म के कुछ साहित्य हैं। कौन सा साहित्य हुआ? एक तो अंगुत्तर निकाय, कौन सा निकाय बोलेंगे भैया? अंगुत्तर निकाय। और कौन सा? दूसरा हो गया भगवती सूत्र। क्या कहेंगे? कौन सा सूत्र भैया? भगवती सूत्र। तो जो अंगुत्तर निकाय है वो किस धर्म से संबंधित है? आप कहेंगे अंगुत्तर निकाय जो है वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे? कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। ओके, तो ये किस धर्म से हो जाएगा आपका? बौद्ध धर्म से। और भगवती सूत्र, तो आप कहेंगे भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंध रखता है। कौन से धर्म से भैया? जैन धर्म से। ओके, जैन धर्म से संबंध रखता है। अब बात आती है यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? 16 महाजनपद। तो भैया जो 16 महाजनपद, क्या कहेंगे भैया? जो 16 महाजनपद है इनको हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं? उनको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? एक तरफ तो 2 जनपद और एक तरफ 14। कितने? एक तरफ 2 और एक तरफ 14। ये 2 और 14 मतलब क्या हुआ? 14 राजतंत्र और 2 गणतंत्र। तो क्या कहेंगे? ये 2 हो गए कौन से? गणतंत्र। और ये कौन से हो जाएंगे भैया? ये हो जाएंगे राजतंत्र। तो भैया कौन से हो जाए? 14 आपके हो गए कौन से? राजतंत्र। और 2 हो गए आपके गणतंत्र। तो ये थे 16 महाजनपदों का डिवाइडेशन कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हुए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण तो आपको बता दूं मगध ही होने वाला है। ओके, मगध में क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे शासक शासन करेंगे, जैसे घनानंद हो गया। ओके, और भी शासक आएंगे। ओके, नंद वंश हो गया। तो ये सब सारे वंश कहाँ चलेंगे? मौर्य वंश हो गए, ये यहीं पे चलेंगे। ओके, और भी बातें करेंगे। ओके, तो ये 2 गणतंत्र है वो कौन से थे? वो बाकी सारे तो राजतंत्र है। तो 2 गणतंत्र जान लेते, एक तो बज्जी और एक मल्ल। कौन सा? जैसे मैंने आपको बताया था, बज्जी और मल्ल। क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे कि ये 2 गणतंत्र राज्य कौन से? बज्जी और मल्ल। तो प्रश्न कैसे बनता है भैया इससे? अगर प्रश्न बनेगा तो आपका प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि वो 2 गणतंत्र, क्या बोलेगा? वो 2 गणतंत्र राज्य बताएं या वो महाजनपद बताएं जो गणतंत्र थे। या बोलेगा, क्या बोलेगा कि इनमें से बताओ कि वो 2 कौन से गणतंत्र हैं जो 16 महाजनपद में शामिल थे। तो आपको 2 ऑप्शन दे देगा। तो वही है। ओके, तो आपको ये बताना, 2 पूछ लेगा, 1 पूछ लेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण 2 ही है। तो आपको दोनों याद रखने, कौन से गणतंत्र कौन से राजतंत्र। बाकी सभी कौन से आ जाएंगे? बाकी सभी राजतंत्र आ जाएंगे। अब भी आप क्या करेंगे? 16 के जो 14 के 14 क्या बोलेंगे? महाजनपद हैं। उन 14 के 14 महाजनपद को हम नहीं पढ़ेंगे। हम पहले के 4 और लास्ट के 4, लास्ट के 3 महत्वपूर्ण हैं जो उनको पढ़ लेंगे। ओके, तो इस तरह कवर करेंगे, क्योंकि सारे आपके महत्वपूर्ण काम के नहीं है, सिर्फ जो काम के उनको पढ़ लेंगे। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं। चलो, कहाँ करूँ यार? यहीं पे कर लेता हूँ। चलो, है ना, यहीं पे कर लेता हूँ।
चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर करते हैं, क्योंकि जगह फिर सही से बन नहीं पाएगी ना आपके लिए। तो आपका टॉपिक है महाजनपद, याद रखना। किसी को कोई डाउट हो तो बोल देना भैया मुझे याद नहीं है। अगर इसके समय काल की बात और कर लेते, क्या रही भैया समय काल। समय काल इसका कब से कब तक रहा है, 600 BC से लेके 340 BC तक बोला गया है। कब से कब तक इसका समय काल बोला गया है, 600 BC से लेके 340 BC तक इसका समय काल बोला गया है। किसका बोला गया भैया, क्या कहेंगे आप, समय काल महाजनपद का। ओके, तो महाजनपद एक तरफ लिखिए आप लोग, महाजनपद, और एक तरफ लिखिए उनकी राजधानी, क्या कहेंगे, कि भैया जितना महत्वपूर्ण जनपद है उतनी महत्वपूर्ण उसकी राजधानी भी है। ओके, प्रश्न कैसे बन सकता है, प्रश्न पूछेगा मगध की राजधानी कौन सी थी, तो आप लोग क्या कहेंगे, मगध की राजधानी कौन सी थी, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र, क्या बोलेंगे, राजगृह या फिर मगध। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग शुरू कर लेते हैं मगध से ही। मगध उसकी राजधानी क्या बोलेंगे, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र। राजगृह, गिरिजिक या फिर पाटलिपुत्र, ये कौन सी राजधानी है, इसके 3 नाम अलग अलग समय पे इसकी राजधानियाँ परिवर्तित होती रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण राजधानी सबसे पहले राजगृह ही थी। ओके, फिर उसके बाद राजधानियाँ परिवर्तित होती रही। ये फर्स्ट, ये सेकंड क्या बोलेंगे, अंग की बात करें भैया, तो अंग की राजधानी कौन सी होने वाली भैया। आज आँख में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्या ना, रात में जगा था तो नोट्स आपके लोगों को बना रहा था, तो इस वजह से आँखों में दर्द हो रहा है भाई। क्या बोलेंगे, अंग की राजधानी चंपा, क्या बोलेंगे, अंग की राजधानी कौन सी है, चंपा। तो आप कहेंगे भैया अंग की राजधानी रहेगी चंपा। तो तीसरे नंबर पे कौन सी आ जाती भैया, तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी कौशल की राजधानी क्या कहेंगे आप, पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। कौशल की राजधानी क्या रहेगी, आप बोलेंगे श्रावस्ती। या फिर ये तो नॉर्थ में है, और एक दूसरे कहते हैं महिष्मती। अब आप लोग महिष्मती से ये मत समझ लेना कि महिष्मती सम्राट बाहुबली वाले फिल्म का, नहीं भैया, ये रियलिटी में है, महिष्मती जगह का नाम है। ओके, तो ये राजधानी थी, क्या बचती, या तो बोलेंगे श्रावस्ती या बोलेंगे महिष्मती। तो ये क्या है, ये 2 राजधानियाँ रही हैं, सॉरी ये 2 उसकी हो जाएंगी, इसकी नहीं है, ये श्रावस्ती ओनली। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे जो आने वाला है उसका नाम है अवंती। अवंती की हम क्या कहेंगे, अवंती की 2 राजधानियाँ हैं। 2 राजधानियाँ कौन कौन सी रही हैं, एक तो नॉर्थ में रही है और एक साउथ में रही है। एक कहेंगे, आप कहेंगे उज्जैन, दूसरा कहेंगे महिष्मती। क्या कहेंगे भाई, दूसरा कहेंगे आप महिष्मती। एक तो नॉर्थ में नीचे की तरफ और एक है साउथ में ऊपर, सॉरी एक तो नॉर्थ में ऊपर की तरफ, एक है साउथ में नीचे की तरफ। जैसे आपको बताऊं कि अगर बात करें तो इंडिया का मैप क्या है, ऐसे बनता है, लगभग कुछ इस प्रकार के हैं। तो ये कौन सा एरिया हो जाता है आपका, ये साउथ वाला एरिया हो जाता है, और ये नॉर्थ वाला हो जाता है। कौन सा वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ वाला। तो ऊपर वाला जो है वो है कौन सा, उज्जैन, जो कि कहाँ पे पड़ता है, आप मुझे बताओ उज्जैन कहाँ पड़ता है कमेंट बॉक्स में। ओके, और महिष्मती नीचे। ओके, उज्जैन जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे महाकुंभ लगते हैं, 4 जगह महाकुंभ लगते हैं, उनमें से एक है उज्जैन। तो आप लोग बताओ उज्जैन कहाँ पड़ता है। ओके, बात करें 14वें नंबर पे, क्योंकि मैंने बोला पहले 4 और आखिरी के 4। ओके, 14वें नंबर पे कौन है, कुंभ। ओके, कुंभ जो कि कहाँ की राजधानी, इंद्रप्रस्थ की। इसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को और किस नाम से जाते हैं बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। 15। अब आप ये कहेंगे भैया सब चीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में, हाँ भैया, क्योंकि आपको भी क्लियर होना चाहिए, हम पढ़ के आ रहे हैं और उसके उत्तर आपको आते हैं कि नहीं। अगर नहीं आते तो रिसर्च करो, कुछ आप भी करो, कुछ हम भी करते हैं।
क्योंकि रिसर्च करोगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगी। ओके, बाकी हम तो बताने के लिए हैं ही, कुछ आप भी तो करो कम से कम। ओके, चलिए क्या बोलेंगे, वत्स। वत्स की राजधानी कौन है? तो आप कहेंगे वत्स की राजधानी कौन सी हो गई? उसकी हो जाएगी कौशाम्बी। क्या कहेंगे भैया, वत्स की राजधानी हो जाएगी कौन सी? कौशाम्बी। क्या कहेंगे भैया, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। चलो यहीं पे लिख देता हूँ, 2 और बचे हैं उनको भी लिख लेता हूँ यहीं पे, 2 क्या एक ही बचा। ओके, लास्ट। चेत की राजधानी कौन सी होगी? चेत की राजधानी भैया क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे चेत की राजधानी कौन होगी? शक्तिमती। क्या कहेंगे? शक्ति मती। तो आप कहेंगे भैया चेत की जो राजधानी है वो हो जाएगी शक्तिमती। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 16 महाजनपद थे उनको 2 भागों में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद 2 जो राजतंत्र थे उनको हमने क्या किया, जो 14 राजतंत्र थे उनको हमने लिख दिया। 14 में से जो इंपॉर्टेंट थे उनको हमने लिख लिया। अब बात आती है 2 बचे भैया, तो 2 थे गणतंत्र। गणतंत्र कौन सा? बज्जी और मल। बज्जी और मल आपको याद रखना है भैया, इस दिमाग में फिट कर लीजिए, बज्जी और मल जो कि गणतंत्र है, दिमाग में याद फिट होना चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें थी, इसको कवर आउट कर लेंगे और लिख लेंगे आप लोग। चलिए कवर आउट कर लीजिए, लिख लीजिए, मैं इसको तब तक क्लियर करता हूँ। फिर यहाँ से हमारा क्या हुआ, जो हमने क्या करा था, 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों के बारे में जान चुके हैं। जो 16 महाजनपद हैं उनमें से एक को महाजनपद होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मगध के नाम से। किस नाम से जानेंगे भैया? मगध के नाम से। तो मगध में कुछ शासक हुए हैं, अब उन शासकों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि भैया मगध में कौन कौन से शासक हुए हैं, मगध साम्राज्य कितना बड़ा था, मगध साम्राज्य में कितने राजवंश ने अपना राज्य स्थापित किया, कितने वंशों ने इस पर शासन किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कितने वंशों ने मगध पर शासन किया है। तो आप कहेंगे भैया मगध पर 4 वंशों ने शासन किया है। कितने वंश ने? 4 वंश ने शासन किया है। सबसे पहले बात करते हैं मगध साम्राज्य की। क्या कहेंगे आप लोग? बना लीजिए मगध साम्राज्य। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे हेडिंग मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य हम कितने वंशों को पढ़ेंगे भैया? तो मगध साम्राज्य के अंदर हम 4 वंशों को पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण वंश होंगे। ओके, तो आप लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? ट्रिक है इसकी, हस ना मना। क्या कहेंगे? हंसना मना है, हंसना मना है, अपनी तरफ से लगा लो, है ना। क्या कहें? हा से हर्यक वंश, हर्यक वंश। एस से शिशुनाग वंश, एस से शिशुनाग वंश हो गया। ना से क्या होगा? नंद वंश। क्या बोलेंगे? ना से नंद वंश, ना से नंद वंश, ना से नंद वंश। एम से भैया बोलेंगे तो मौर्य वंश, जो कि सबसे अधिक समय काल तक इसका चलने वाला है, मौर्य वंश। ये सब छोटे छोटे वंश है, स्थापना करेंगे खत्म होते चलेंगे, स्थापना करेंगे खत्म होते चलेंगे। पर जब हम मौर्य वंश को पढ़ेंगे तो मौर्य वंश के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि मौर्य के कैसे चाणक्य थे, जो उनके गुरु थे, मौर्य को कैसे एक कबीले के बच्चों को शासक बना दिया गया। क्या कहेंगे भैया कि जो बच्चा एक कहाँ पे खेल रहा था, वो बच्चा खेल रहा था जंगलों में। कौन था वो? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम लोग जब उसको पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि पहले से कन्फ्यूजन करना मेरा तात्पर्य नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग पहले से कन्फ्यूज हो जाए, क्योंकि जब चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उस समय लो तो बेटर रहती है। ओके, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको पहले से कन्फ्यूज किया जाए। तो ये 4 वंश हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसके अंदर? मगध साम्राज्य के अंदर। तो ये किसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग? मगध के अंदर। तो आप लोग ये लिख लीजिए कि हम लोग हर दिन इन साम्राज्य को पढ़ेंगे, कुछ दिन में इनको कवर कर दी जाएगी। मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगेंगे इसको कवर करने में, तो ये सारे वंश हम लोग कवर कर लेंगे। जो लास्ट वाला वंश है उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, पर हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि कराने का तात्पर्य ये नहीं है कि सिलेबस ख़त्म किया जाए। कराने का तात्पर्य ये है कि सिलेबस को अच्छे से समझाया जाए, आपके कंटेंट को अच्छे से प्रोवाइड किया जाए, आपके फिट होना चाहिए दिमाग में सारी चीज़ें। सिलेबस तो कल हम ख़त्म कर देंगे, पर मतलब ये नहीं बनता ना, मतलब बनता है कि हमें समझ में कितना आ रहा है, आपको कितना आपका माइंड में जा रहा है, आपके मन मुताबिक कंटेंट मिल रहा है जो आप चाह रहे हो कि हाँ कंटेंट बढ़िया है कि नहीं है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। ओके,
पढ़ाने का तात्पर्य ये है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोगों को सबसे बेस्ट कंटेंट मिले। चलिए क्या बात करेंगे, अब हम लोग मगध साम्राज्य के अंदर आ जाते हैं। तो मगध साम्राज्य में हम एक वंश को पढ़ते हैं जिसका सब प्रथम वंश हो जाएगा हर्यक वंश। यहाँ पे सबसे पहले एक वंश की स्थापना होती है जिसको हम कहते हैं हर्यक वंश। इस वंश की स्थापना होती है हर्यक वंश की। अब यह बात करें इस वंश को कब से कब तक चला ये वंश, तो इस वंश के जैसे हर्यक वंश हो गया तो इसका संपूर्ण शासनकाल बोला जाए तो कब से कब तक है, 544 से लेके 412 तक। क्या कहेंगे भैया, 544 से लेकर 412 बीच तक इसका संपूर्ण शासनकाल रहा है। कितने वर्ष तक इन्होंने शासनकाल किया, अब आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कितने वर्ष तक इन्होंने शासनकाल किया है। सारे मिलके शासनकाल करेंगे, इसमें जितने भी राजा आएंगे वो सारे इसमें शासन करेंगे। यार आँख दर्द हो रही भाई बड़ी जोर से, चलो कोई नहीं, भाई के लिए सब चलता है। चलिए अब बात करते हैं जो हर्यक वंश है, ये आता है मगध साम्राज्य के अंदर। हर्यक वंश, हर्यक वंश जो इसके संस्थापक किसको कहा जाता है, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन कहलाएंगे, आप लोग बोलेंगे कि भैया हर्यक वंश के संस्थापक जो है, स्थापना जिसने करी है वो कौन हो जाएंगे, बिंबिसार। क्या बोलेंगे, संस्थापक। क्योंकि जब हम किसी को वंश को पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि उसका रचयिता कौन है, किसने उस वंश को स्थापित किया है। क्योंकि हमें सबसे पहले वंश के बारे में जानना होता है। अगर वो शासक जिसने स्थापना करी है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जिसने उस शासन के बारे में या वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं किया है, तो इसके अलावा भी कोई रहा हुआ, जिसे हम कहते हैं वास्तविक संस्थापक। जो कि वास्तविक मतलब उसने अच्छे से काम किया उस वंश के लिए, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक संस्थापक। तो ये क्या रहे, ये रहेंगे स्थापना करिए किसने, बिंबिसार ने। क्या कहेंगे भैया, आप कहेंगे कि इस वंश के संस्थापक है बिंबिसार, जिन्हें क्या कहते हैं, बिंबिसारा भी कहते हैं। ओके, तो बात करें स्थापना कब करी, तो आपको पता ही है जब ये शासनकाल शुरू हुआ 544 में, तो स्थापना भी 544 बीसी में ही हुई होगी। इतना क्लियर है कि 544 बीसी में ही इसकी स्थापना हुई होगी। ओके, अब बात कर लेते हैं इनका शासनकाल, जो कि बिंबिसार का ओनली शासनकाल रहा है। तो शासनकाल कब से कब रहा है, ये तो संपूर्ण हो गया, संपूर्ण किसका, हर्यक वंश का संपूर्ण शासनकाल। पर ये स्पेशली किसका, बिंबिसार का शासनकाल। तो आप कहेंगे बिंबिसार का शासनकाल है 544 से लेके 492 बीसी तक। अब एक बात मुझे बताओ, कोई इसमें कन्फ्यूजन हो रही है कि भैया 544 से आप सीधे 492 बीसी पीछे क्यों चल रहे हो, तो इसका अगर किसी को क्वेरी है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, उसको सॉल्व आप लोग वहाँ से पढ़ के समझ लीजिए। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सबसे बढ़िया चीज़ ट्रिक मैं बता दूंगा आप लोगों को इसके बारे में। तो कल या परसों इसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, समझ जाओगे आराम से। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को शायद आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं इसको क्लियरली कर दूंगा। ओके, क्या कहेंगे, बिंबिसार ये याद हो रहा भाई, क्या कहेंगे, जो बिंबिसार है इस वंश का संस्थापक और जिसे हम हर्यक वंश के नाम से जानते हैं, इस वंश को हम एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, पितृहंता वंश। पितृहंता वंश का मतलब भैया क्या हुआ, पितृहंता वंश का मतलब हम जानते हैं कि जिसने अपने पिता को मार के गद्दी हासिल करी हो। मतलब एक ने जैसे मान लो बिंबिसार को उसको पुत्र मार देगा, ओके, तो बिंबिसार को उसको पुत्र मारता है तो उसके पुत्र को भी उसका पुत्र मार देगा। तो इस प्रकार से क्या, पितृहंता वंश इसको कहा जाता है, क्योंकि अपने पुत्र को, अपने पिता को मारने के बाद गद्दी हत्याई, उसने अपने पिता को मारने के बाद गद्दी हत्याई, तो इस प्रकार से ये पितृहंता वंश कहलाते हैं। तो सब किस नाम से जानते हैं इसे, हम पितृहंता, क्या कहेंगे, पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसे हम पितृहंता वंश भी कहते हैं। ओके, पितृहंता वंश हो गया भैया। चलिए भैया यहाँ तक क्लियर है। अब और क्या चीज़ हो सकती है भैया, तो अब हम थोड़ा बिंबिसार के बारे में जान लेते हैं कि बिंबिसार ने क्या क्या कार्य किया। ये तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी थी, कैसे बिंबिसार संस्थापक बना, कैसे स्थापना करी और कैसे इसको वंश को और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहेंगे आप, कार्य, या फिर कार्य लिख लो, या फिर नॉर्मली ऐसे आप लोग लिख सकते हो। क्या कहेंगे,
आप लोग हेडिंग डालिए कार्य। ओके, इसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, अंग को जीता। और इनके अंग को जीतने के बाद अंग को जीता, इसका क्या रणनीति क्या थी इसकी, इसकी रणनीति थी अपने जो राज्य है उसका विस्तार करना। मतलब विस्तार मतलब सबसे ज़्यादा उसको हिस्से में लाना, सबसे ज़्यादा देश के हिस्सों में फैलाना अपने राज्य को। तो इसका ये महत्व था, महत्वपूर्ण कार्य इसका यही था कि ये अपने राज्य को विस्तारित करना चाहता था। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसने अपने राज्य को विस्तार, राज्य का, क्या कहेंगे, राज्य का विस्तार किससे किया, किस प्रकार से किया भैया, क्या कहेंगे आप, वैवाहिक संबंधों के द्वारा किया। क्या कहेंगे भैया आप, कि ये कहेंगे कि इसने क्या, अपना जो राज्य है उसका विस्तार कैसे किया, वैवाहिक संबंधों से किया। वैवाहिक संबंध मतलब क्या, कि भैया इसने क्या किया, अलग अलग राज्यों की जो राजकुमारियाँ थी उनके साथ शादी संबंध स्थापित किए, या इनके जो पुत्र थे उनसे भी अलग अलग राजकुमारी शादी करवा दी। तो इससे क्या, उस राज्य का राजा उनके साथ शामिल हो गया, तो इनके संबंध स्थापित हो गए। तो इससे क्या, वो लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए और इनका काम भी हो गया कि हाँ वो राज्य अब मेरा मतलब रिश्तेदार बन चुका है, तो अब झगड़े तो होने नहीं है, बहुत कम संभावना रहता है झगड़ों की। और फिर झगड़े होने के कारण बहुत अलग अलग कारण रहते हैं, तो आप मानोगे कि यहाँ पे झगड़ा नहीं होगा। ओके, फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है भाई साहब, झगड़े के कुछ ना कुछ कारण हो ही जाते हैं। तो जो राज्य थे वो राज्य कौन कौन से रहे हैं, तो राज्य कौन कौन से के साथ संबंध इसका ज़्यादा रहा है, कौशल, क्या कहेंगे भैया, कौशल और वैशाली, वैशाली और एवं पंजाब, क्या कहेंगे, एवं पंजाब। किसके साथ इसने अपने ज़्यादातर वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वो किए हैं क्या बोलेंगे यार, सॉरी, कौशल, वैशाली और पंजाब। कौशल, वैशाली एवं पंजाब के साथ इसने वैवाहिक संबंध अपने स्थापित किए। यहाँ तक सबको क्लियर है, फिर से आगे और जानते हैं क्या क्या चीज़ हुई। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर और जानते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, भैया डाउट है, मैं क्लियर करने की कोशिश पूरी करूँगा। ओके, अब बात आती है इसने विवाह संबंध कहाँ कहाँ किए, किस किस के साथ विवाह किए, तो आप लोग जान चुके थे, किसे, कौशल, वैशाली और पंजाब के साथ। अब सबसे पहले इसने विवाह किसके साथ किया, तो आप कहेंगे विवाह, एक तो होते एक राजा था, किसका नाम, राजा चेतक, क्या कहेंगे, राजा चेतक की पुत्री के साथ क्या किया सबसे पहले इसने विवाह, राजा चेतक की पुत्री, किसके साथ विवाह किया भैया, राजा चेतक के साथ, पुत्री के साथ इन्होंने क्या किया, विवाह स्थापित कर लिया, विवाह इनका हो जाता है। तो कौन क्या देते हैं, पुत्री का नाम क्या था, पुत्री का नाम था, जो कि चेतक की पुत्री थी उसका नाम क्या था, पुत्री चेलना, क्या था, क्या पुत्री का नाम क्या था, चेलना के साथ, चेलना के साथ। ओके, चेलना के साथ क्या हुआ, इनका विवाह स्थापित हो जाता है। जब ये विवाह, पहला विवाह किसके साथ हुआ, चेलना के साथ। सेकंड विवाह किसके साथ किया इन्होंने, कौशल, एक राज्य था जिसको हमने कहा था कौशल, तो कहाँ के, कौशल की पुत्र, कौशल के राजा कौशल राजा, राजा प्रसन्नजीत, कौन थे, प्रसन्नजीत,
प्रसेनजीत की बहन के साथ। क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे कि सेकंड जो विवाह स्थापित किया वो किसके साथ किया? क्या बोलेंगे? कौशल के राजा थे क्या? प्रसेनजीत, उनकी बहन के साथ इन्होंने विवाह संबंध स्थापित किया। अगर बात करें बहन का नाम क्या था? महाकौशल। क्या नाम था बहन का? महाकौशल। नाम देख रहे हो? राज्य के नाम पे ही इनका नाम है महाकौशल। क्या नाम पड़ा? तो महाकौशल इनका नाम था। तो क्या कहेंगे? बिंबिसार की 2 पत्नियां थी, और भी पत्नी रही हैं, पर महत्वपूर्ण पत्नी जो है वो 2 है। कौन सी रहेंगी? एक तो रहेंगी कौन? चेलना, और दूसरी महाकौशल। चेलना किसकी? चेतक की पुत्री। महाकौशल प्रसेनजीत की बहन, जो कि कौशल राज्य के राजा थे। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो बता दिए, मैं यहाँ से क्लियर कर दूंगा उसको डाउट। अगर नहीं है तो फिर और बढ़ते आगे, फिर जानते हैं। और एक और महिला सामने आती है। क्या कहेंगे? एक मिनट, क्या कहेंगे? एक और रानी आती है जिनको कहते हैं क्षेमा। क्या कहेंगे? क्षेमा। क्षेमा क्या थी? ये भद्र देश की राजकुमारी थी। क्या थी? भद्र देश की राजकुमारी। क्या कहेंगे भैया? क्षेमा जो है वो भद्र देश की राजकुमारी थी। इनके साथ भी इनका क्या विवाह संबंध स्थापित हुआ। क्या कहेंगे भैया? क्षेमा के साथ भी विवाह संबंध हो गया। ओके भैया, किसके साथ? 3 रानियां थी। और क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति है जिनका नाम है महावंग। महावंग के अनुसार कहा गया है कि जो राजा बिंबिसार थे तो उनकी कितनी रानियां थी? उनकी 500 रानियां थी। क्या कहा गया? के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां। क्या कहेंगे? रानियां थी। भाई साहब देख रहे हो, 500 रानियां। उस समय कह सकते हैं भाई रखने वाला था। क्या कहेंगे? कि 500 रानियां थी। आज तो आप आदमी के पास 2 बीवी हो जाती है, उसमें भी लड़ाई झगड़े चलते हैं। यहाँ पे देखो बंदा 500 रखे है, क्या बात है? तो क्या कहेंगे? राजा बिंबिसार की कितनी? 500 रानियां थी। किसके अनुसार? बंग के अनुसार। 3 तो ये है ही, ये तो कंफर्म है, पर ये 500 इन्होंने कहा है कि अपनी किसी बुक में लिखा है कि इनकी 500 रानियां थी। ओके, तो ये बहरहाल ये बातें सारी किताबी बातें हैं और हमें माननी पड़ेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो महत्वपूर्ण जो रानियाँ रही हैं वो 3 रही हैं। तो महत्वपूर्ण रानियाँ क्या? चेलना, महाकौशल और क्षेमा, जो कि क्या भद्र प्रदेश की राजधानी थी, वो राजकुमारी थी। चलिए यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे जानते हैं हर्यक वंश। क्या करेंगे? हर्यक वंश। हर्यक वंश अपना चल रहा है। किसी कोई डाउट हो तो बता दीजिए भैया, यहाँ हमें डाउट हो रहा है, फिर हम क्लियर करेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। इसके बारे में जानते हैं। बिंबिसार क्या था? बिंबिसार जो था वो महात्मा बुद्ध का क्या था? महात्मा बुद्ध का यह क्या कहेंगे आप? यह महात्मा बौद्ध का क्या कहेंगे? महात्मा बौद्ध का संरक्षक एवं मित्र था। क्या कहेंगे? जो बिंबिसार था वो क्या था? महात्मा बौद्ध का संरक्षक भी था और मित्र भी था। संरक्षक का मतलब उनकी रक्षा करने का कार्य उसने ले रखा था। तो क्या कहेंगे? संरक्षक भी था और मित्र भी था। ओके, तो ये 2 कार्य किसके थे? ये थे किसके? बिंबिसार के। क्या कहेंगे आप लोग? बिंबिसार के ये 2 कार्य थे। और क्या? तो यहाँ से ये 2 चीज़ कवर आती। फिर आगे यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो था, यहाँ पे इनका एक पुत्र था भाई,
कि जो बिंबिसार था उसके दो पुत्र थे। एक तो क्या नाम है, एक का नाम कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, एक का नाम था दशक और एक का नाम था क्या कहेंगे, एक का नाम था दशक और एक का नाम था क्या, आप कहेंगे अजातशत्रु। तो दो पुत्र थे। पुत्र कितने होके जाएंगे, दो पुत्र, दो। एक तो दशक और एक अजातशत्रु। अब ये बात आती है दशक और अजातशत्रु। तो जो दशक था ये क्या था, बड़ा पुत्र था। ये क्या था, ये छोटा था, छोटा। तो जो अजातशत्रु था ये बड़ा ही घृण शासक था। क्या करता था, अपने ही भाई से घृणा करता था और अपने पिता से भी घृणा करता, मतलब गुस्सा करता था, गुस्सा रहता था और मतलब बोलते हैं ना एक प्रकार से घृण रहना, गुस्सा रहा करता था, उसमें चिढ़ता था। तो ये अपने पिता से ही भाई से भी चिढ़ता था। और उसके पिता की जब थोड़ी अंतिम सैया आई, जब पिता मृत्यु की ओर पहुंचने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया, जो अपने बड़े बेटे हर्ष, जाहिर सी बात है कि हर्ष राज में बड़ा ही बेटा उत्तराधिकारी बनता है। अगर वो काबिल नहीं है तो क्या होता है, तो छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। पर यहाँ पे था दशक जो काबिल था, तो उसको क्या किया है, उत्तराधिकारी बना दिया गया। इसको क्या उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। इससे क्या रहता है, उत्तराधिकारी तो बना दिया जाता है, पर इससे क्या होता है, अजातशत्रु चिढ़ जाता है। अजातशत्रु क्या कहता है कि मुझे नहीं राजा बनाया है, छोटे भाई को बना, बड़े भाई को बना दिया राजा। ये भी राजा बनने की कोशिश में था, तो इससे ये चिढ़ जाता है। इससे कहता है कि भाई साहब अब तो मैं ही राजा बन के रहूँगा, कुछ भी हो जाए। तो ये क्या करता है, और अपने पिता को क्या करता है, किसी के जरिए, गुप्तचरों के जरिए और लोगों से मिलकर क्या करता, अपने जो पिता थे जिनका नाम क्या था, बिंबिसार, क्या कहेंगे, बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार को क्या करता है, बंदी बना लेता है। क्या करता है, अजातशत्रु बंदी बना लेता है। कौन, अजातशत्रु। क्या कहेंगे, जो अजातशत्रु था वो बिंबिसार को बंदी बना लेता है और क्या करता है, कारागार में डाल देता है। गार में डाला, क्या किया, बंदी बनाकर इनको क्या किया, कारागार में डाल दिया। अब ये बंदी बनाने का कारण क्या था, और देखो एक तो कारण था पेस्ट पर, कारण क्या हो गया, ये राजा बनना चाहता है, इसको नहीं बनने दिया। और क्या कारण था, तो दे जानते हैं कारण। एक व्यक्ति था जो महात्मा बुद्ध का क्या था, महात्मा बुद्ध का, एक व्यक्ति था जो महात्मा बुद्ध का बहुत विरोधी करता था। क्या करता था, विरोध करता था। और इसके पिता क्या थे, बौद्ध धर्म के प्रतिपालक थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। तो हम लोग क्या कहेंगे, बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक रहा है। क्या कहेंगे, बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक रहा है। उस व्यक्ति का नाम क्या था जो घृणा करता है, विरोध करता है, उसका नाम है देवदत्त। क्या कहेंगे, देवदत्त। क्या कहेंगे, देवदत्त। देवदत्त था तो वो घृणा करता था। इसने क्या किया, इसने अजातशत्रु क्या किया, कान भर दिए, इसको उकसाया। क्या किया, उकसाया, इसको उकसाया कि तेरे पापा बूढ़े हो गए, तुझे राजा नहीं बनने देंगे, तू ऐसा कर, अपने पापा को बंदी बना लो, कारागार में डाल दे और तू अपने भाई को मार दे और राजा बन जा। तो इसने ऐसा ही कार्य किया। तो इसने क्या किया, ये कहलाया प्रथम पितृहंता। क्या कहेंगे, प्रथम पितृहंता। अपने बाप को मारने के बाद गद्दी पर बैठ गया, मारने के बंदी बना दे। फिर उसके बाद उसके पिता के कुछ दिन बाद कब मृत्यु हो जाती भैया, तो बिंबिसार की इस कारण बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। क्या कहेंगे भैया, इस कारण बिंबिसार की मृत्यु होगी। कब होगी बेटी, 492 BC में। तो भैया 492 BC में बिंबिसार का किस्सा खत्म, बिंबिसार हो गया समाप्त, बिंबिसार स्वर्ग पधार गया। उसके बाद आया कौन, उसका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने शासनकाल में क्या कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे
नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कम ही रहे, उससे बेटर रहेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ थी बहुत, क्या बोलेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में। तो मगध साम्राज्य में 4 वंश को हमने पढ़ने वाले हैं। 4 वंश मैंने आपको लिखा दिया कौन कौन से। हसना मना है, क्या हसना मना से हर्यक वंश, एस से शिशुनाग वंश, ना से नंदवंश और एम से मौर्य वंश। इन 4 वंश को हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें से पहला वंश हम लोग हर्यक वंश को पढ़ चुके हैं। हर्यक वंश के संस्थापक के बारे में हम लोग जान चुके हैं, जिसका नाम था बिंबिसार। अब उसके पुत्र के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु का ही पुत्र होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये सब लोग विस्तार से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो में मैंने जो समझाया सारा कवर हुआ होगा, समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो लास्ट कहूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।